नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। हिमाचल में दोपहर 1:50 पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस दौरान राहुल, प्रियंका और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। प्रियंका ने मुख्यमंत्री पद की दावेदार रही प्रतिभा सिंह को अपने बगल में बैठाया। सुक्खू ने सभी कांग्रेस विधायकों के साथ मंच से समर्थकों का अभिवादन किया। वहीं रिज मैदान में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने सुक्खू के साथ साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को भी शपथ दिलाई। इससे पहले सुबह सुबह सुक्खू खुद प्रतिभा सिंह को शपथ समारोह का न्योता देने पहुंचे थे। वहीं सुक्खू ने कहा कि पार्टी पहले है, मुख्यमंत्री बाद में। प्रतिभा सिंह मेरी आदर्श हैं। आपको बता दें कि हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मां संसार देवी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची थी। राहुल गांधी को जब पता चला कि वह मंच के सामने बैठी हैं, तो राहुल गांधी ने उन्हें मंच पर बुलाया और उनसे मिले। प्रियंका गांधी ने सुक्खू की मां को गले लगाया और मंच पर अपने पास बैठाया। वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल में एक स्थिर सरकार बनेगी, हम एकजुट होकर काम करेंगे। बता दें कि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी। वह सुक्खू के नाम से नाराज भी हो रही थी। आपको बता दें कि सुक्खू से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह का मंत्री बनाना आपको बता दें कि ऑलमोस्ट तय हो गया है। अभी तो हम यहाँ अनाडेल जो हमारे मुख्य अतिथि आए उनको छोड़ने आए हैं और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद फिर जब पूरी कैबिनेट का विस्तार होगा, जो पहली कैबिनेट होगी, उसमें हम सब प्रकार के जो गारंटी योजना है, कौन सी गारंटी योजना पहले लागू करनी है, दूसरी कब लागू करनी है, उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से हम गारंटी योजनाओं को लागू करेंगे। ये मैंडेट 5 साल के लिए है और हमारी सरकार ने 10 गारंटी योजनाएं दी हैं। 10 की 10 गारंटी योजनाओं को कांग्रेस पार्टी अक्षरश लागू करेगी। पहाड़ में अब सुक्खू सरकार, सुक्खू जी जो पहाड़ में अभी जनता सरकार जी, आम आदमी की सरकार जी, आप सब भाई बंधुओं की सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री के तो सारे ही आप लोग हैं, तो इसमें आप सब लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पत्रकार बंधु भी आए हैं, काफ़ी देर से कवर अप कर रहे हैं और आप थक भी गए होंगे। हम तो थके ही है, पर आप भी थक गए होंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमने माता जी से भी बात करी, उन्होंने कहा कि सेवादार था, अब बैठा है, काम करेगा। किस तरह से कहती, माँ भी इमोशनल हो जाती है। शुरू से उन्होंने आपको देखा है, किस तरह से आपने शुरुआत की? देखिए, जब इनका समय था माता जी वगैरह का, तो 5वीं के बाद महिलाओं को पढ़ाते नहीं थे। आज़ादी के बाद के ये लोग है पैदा हुए, महिलाओं की जल्दी शादी कर दी जाती थे। हमारी माता जी थी जिसने ये एक स्टैंड लिया और हमेशा जब मैं, क्योंकि मैं छात्र जीवन से राजनीति में था, तो काफ़ी लोग आने तो उनको घर में चाय पानी का भी प्रबंध करना, तो कभी उन्होंने डिस्करेज नहीं किया। उस समय एक रिवाज था कि भाई नौकरी लग जाओ यार, सरकारी नौकरी मिल जाए तो राजनीति छोड़ो। तो मैं तो मेरी माता जी बोलती थी आपका कुछ होगा भी, कुछ चले रहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, हम मेरे दिल में शुरू से बचपन से ही पड़ोस में होते थे ना, तो कई उस समय मार्केट दूर होती थी, तो कभी किसी के साथ चले जाना, कभी किसी के साथ चले जाना, तो ये भावना शुरू से लीडरशिप की रही। इसीलिए मैं 17 साल की उम्र में सीआर बना। पीयूसी होती थी गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में, 18 साल में फिर सीआर बना, 19 साल में जनरल सेक्रेटरी बना और फाइनल ईयर में कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, गवर्नमेंट कॉलेज संजौली का और कोटशिरा का। शिमला के दोनों कॉलेज का मैं ही एक इकलौता प्रेसिडेंट हूँ और एक हमारे संदीप कौशिक जी होते थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो मेरे उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये हम लोग आज आम घरों से निकले हुए लोग हैं, अनुभव भी है, लोगों के बीच के दुख को भी जानते हैं और योजनाएं क्या लागू करनी है उसको भी जानते हैं। इंतजार कीजिए, थोड़ा समय देना पड़ता है, पहले तो जो व्यवस्था है उसको समझना पड़ता है। और मैंने पहले कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था के लिए आए। वो औपचारिक तौर पर एक मुलाकात करने आए थे कि आप प्रदेश की अध्यक्षा है और मैं सीएम हूं, तो हमने मिल के चलना है, इस औपचारिकता के लिए वो आए। क्या एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी, क्यों नहीं होगी, हम कोऑपरेट करेंगे बिल्कुल, और एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी। चलो अब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री के रूप में उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज वो यहाँ पे श्रीमती प्रतिभा सिंह जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने के लिए आए थे औपचारिक रूप से। और जो एक संगठन और सरकार के बीच में एक तालमेल होना चाहिए,
उसके बारे में सकारात्मक चर्चा हुई है और ये अच्छा भी है क्योंकि हमको मिलकर आगे चलना है। प्रदेश के लोगों ने एक क्लियर कट मैंडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया है एंड नाउ इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कलेक्टिवली वी वर्क एज अ टीम और जो भी हमने वादे प्रदेश की जनता से किए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का है, महिलाओं के लिए पेंशन की बात है और युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का पैकेज है एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट वी हैव स्पोकन फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो वी हैव टू डिलीवर ऑन दोज प्रोमिसेस और इन अ टाइम फ्रेम मैनर। तो आज तो उसकी शुरुआत है, आज तो क्योंकि सुक्खू जी की शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें बहुत से केंद्रीय नेतृत्व, हमारा यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे उपस्थित हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। आने वाले समय में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और सरकार को भी और संगठन को भी और मजबूती प्रदान करने के लिए सुक्खू जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा अभूतपूर्व विकास कार्य करेंगे। There were assumption of division within the party. Are you hopeful you would be able to provide a stable government? 100% we will provide stable government because the people of the state have reposed faith in us and they have given us a clear mandate. Now it is our responsibility, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम उस जनादेश का समर्थन भी करें, उसका स्वागत भी करें और जो वो जिम्मेवारी उन्होंने दी है उसको हम पूरा भी करें। इसलिए हम मिलकर आगे चलेंगे। कांग्रेस पार्टी एक थी, एक है और एक रहेगी और हम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए प्रदेश का जो हमारा नारा है सर्वश्रेष्ठ हिमाचल जो है वो देश में हमको बनाना है, उसको हम पूरा करेंगे। दावेदारी में हॉली लॉज भी सबसे आगे चल रहा था, ऐसे क्या कारण रहे कि हॉली लॉज को तवज्जो नहीं देगी? क्या आप मंत्री पद में अब शामिल हो सकते हैं सर? देखिए, जो भी उन्होंने कहा है, जो भी शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है हमारे लिए वो सामान्य है, मान्य है और प्रतिभा सिंह जी ने भी ये कहा था कि अल्टीमेट डिसीजन जो है वो हाईकमांड का होगा, विधायक दल का होगा। इसलिए जो निर्णय पार्टी हाईकमांड ने लिया है हम उसका सम्मान करते हैं और हमने मिलकर आगे चलना है। बाकी जी, As Mr. Sukkhu said, you will be given a cabinet berth. क्या बातचीत हुई है? नहीं, अभी इसके बारे में हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है। सुक्खू जी ने इसके बारे में बयान जरूर दिया है, मगर जब औपचारिक रूप से हमें इसकी जानकारी मिलेगी तभी मैं इसके ऊपर जो है वो कोई अपनी बात जो है वो कह सकता हूँ। आपको बता दें कि हिमाचल में दोपहर 1:50 पर सुखविंदर सुक्खू ने सीएम पद की शपथ ली। हालांकि सुक्खू ने शपथ ले ली है लेकिन उनके सामने चुनौतियां बहुत होंगी। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के मुद्दों की तो ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पर। अब देखना होगा कि सुक्खू के सामने जो चुनौतियां हैं उससे कैसे निपटते हैं, कांग्रेस की जो पार्टी है उन चुनौतियों से कैसे निपटती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक रिवाज रहा है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, और रिवाज अभी भी कायम दिखा है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। भरत साहनी जी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही अमलेंद्र त्रिपाठी जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, साथ ही इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का एनबी न्यूज़ पर स्वागत है। सबसे पहले अमलेंद्र त्रिपाठी जी, सरकार बनाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अमलेंद्र जी, सरकार तो आपने बना ली है, सीएम भी बना लिया है, लेकिन चुनौतियां आपके सामने बहुत सी हैं, कैसे निपटेंगे आप? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी हमेशा से चुनौतियों का सामना करते हुए ये संघर्षों की पार्टी है। आज इसीलिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक जमीनी कार्यकर्ता जिसने अपनी राजनीति एनएसयूआई से शुरू की, एक यूनिट का प्रेसिडेंट रहा और उसके बाद आज एक बहुत ही गौरवान्वित करती ये चीजें कि कैसे एक लोकतांत्रिक पार्टी में एक लोकतांत्रिक तरीके से एक ब्लॉक का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और एक ब्लॉक का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है। और रही बात चुनौतियों की, तो बिल्कुल हमारी टॉप लीडरशिप है, वहां का मंत्रिमंडल का गठन होगा और बाकायदा जैसे जो वहां की चुनौतियां होंगी, जो कांग्रेस के मुख्य वादे थे उन पे काम किया जाएगा आने वाले समय में।
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यदुकांत दीक्षित जुड़े हुए हैं। दीक्षित जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जो भी सीएम बनने तक कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश में जो भी घटनाक्रम हुआ उस पर आपसे विस्तृत जानकारी चाहेंगे कि जो वहाँ की राजनीति रही उसमें उथल पुथल हुआ, प्रतिभा सिंह के जो समर्थक के नाराज हो गए, उसके बाद सरकार बनना, तो कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार तो बना ली कांग्रेस ने, लेकिन चुनौतियां उनके सामने बड़ी हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? नमस्कार संदीप जी और सभी साथियों को भी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही। देखिए, हिमाचल में जिन परिस्थितियों में सरकार बनी है कांग्रेस की जी, उनके सामने न सिर्फ सरकार को ठीक ढंग से चलाने की चुनौती है, बल्कि चुनावों के समय जो वादे किए गए थे और जो जनता के सामने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जितनी बातें रखी हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। बहुत सारे को उन्होंने कहा है कि हम सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में करेंगे, जैसे पुरानी पेंशन योजना है, किसानों के ऋण माफ करने की बात है, लोगों को भत्ते देना है, महिलाओं को, बेरोजगारों को, लड़कियों को। तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए भाजपा के ये आरोप जस्टिफाइड हैं, जिनका जवाब कांग्रेस को ढूंढना पड़ेगा कि जितना उनका एनुअल बजट है, जितना उनके रेवेन्यूज के सोर्सेज हैं, उससे कई गुना कहीं ज्यादा वादे हैं। अब जिनको बहुत से लोग रेवड़ियां कहते हैं, बहुत से लोग जन कल्याणकारी योजनाएं कहते हैं, हम कहते हैं जो भी जनता के हित में और देश और राज्य के हित में है वो करने का, और कैसे करेंगे ये बहुत बड़ी चुनौती है। रही कांग्रेस में संगठन की बात, मैं कांग्रेस को इस बात के लिए उनके नेतृत्व को जो वर्तमान है अप्रिशिएट करूंगा कि जैसे रिजल्ट जब आए और जिस तरह से ऐसा लगा जैसे कि मुख्यमंत्री बनने के लिए बिल्कुल मारामारी की स्थिति है, लेकिन उससे निकलते हुए और जिस समय की इतनी लीडरशिप क्राइसिस थे एक तरह से कांग्रेस में माना जाता है, निष्पक्ष भाव से अगर बोला जाए, और वहां पे जिस तरह से मैडम सिंह और सुक्खू जी के बीच में तालमेल बैठा लिया गया, मुकेश जी को भी सेट किया गया और एक पूरी एक रूपता दिखाते हुए एक साथ एकजुट होकर आज शपथ ग्रहण जिस तरह से हुआ वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। और इसी एकजुटता के साथ अगर ये सरकार सफलतापूर्वक 5 साल चलाते हैं और अच्छा गुड गवर्नेंस देते हैं, तो ये आप समझ लें कि ईश्वर ने कृपा की है कि कांग्रेस को जो लगता था कि कोई उम्मीद नहीं है, उनका शीर्ष नेतृत्व प्रियंका जी को छोड़ करके हिमाचल चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो जनता ने इनकी झोली में ये राज्य डाला है। अब अगर इसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका फायदा दूरगामी इनको पूरे देश में और 2024 के तैयारियों के लिए भी मिलेगा। जी। हमारे साथ भरत साहनी जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। भरत साहनी जी, स्वागत है आपका। भरत साहनी जी, एक आरोप लगता रहता है बीजेपी पर कि कहीं भी कोई भी राज्य होता है बीजेपी सरकार गिराने का काम करती है। हिमाचल में कांग्रेस ने नई सरकार बनाई है अभी, क्या वो आरोप जो आप पर लगते आए हैं उन आरोप से आप कितना सहमत होते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, वहाँ अगर सरकार बदली वहाँ पर तब भी आप बीजेपी पर ही आरोप लगा, लेकिन हिमाचल में जो हालांकि बयान भी दिया कि हम ये सरकार जो बना रहे हैं मजबूती के साथ चलाएंगे, लेकिन जो आप पर बयान लगते हैं उस पर आप क्या कहेंगे? चैनल पे अपने डिबेट किया। आज प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदरणीय सुक्खू जी ने पदभार संभाला है। मैं पहले पूरे उनको बधाई देना चाहता हूँ और आशा करूंगा कि जो गारंटियां इन्होंने प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया है कि हम लोग देंगे अपने मैनिफेस्टो में, तो उसको देंगे, ऐसा हमारा मानना है। दूसरी बात, अगर आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगते हैं कि ऑर्गेनिंग करते हैं, और इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ क्लियर मैंडेट कांग्रेस के पास है, इनके अपने नेता हैं। हाईकमांड ने सुक्खू जी को मुख्यमंत्री प्रदेश का घोषित किया है, डिप्टी सीएम इनके अग्निहोत्री जी हैं। अब आगे कैबिनेट का विस्तार होगा, वो तो इनका आंतरिक मामला है कांग्रेस का। पर हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह से कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं एमएलओ पे नजर रख के बैठी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा मैंडेट इनके पास है। ये जनता के अपने मैंडेट पे पूरा खरा उतरे, जो इन्होंने वादे किए हैं उसको पूर्ण करें। बाकी नाराजगी इनकी अपने एमएलओ से होगी, विधायकों से होगी, वो बात की बात है। पर भारतीय जनता पार्टी अभी नजर गड़ाए बैठी है, अभी तो शुरुआती दिन है। देखते हैं आगे कांग्रेस के जो वादे हैं वो कितने वादे अपने पूरे करते हैं, उस हिसाब से जनता भी देखेगी और भारतीय जनता पार्टी भी नजर गड़ाए बैठी है। पर अभी मैंडेट इनके पास है, ये
आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 5 साल का मैंडेट हमारे पास है, आश्वस्त है, 3 निर्दलीय भी उन्होंने अपने साथ लिए, और वो तो गुड गवर्नेंस के ऊपर है। ये मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कांग्रेस के कैसे सबको साथ लेके चलते हैं, सबको खुश रखते हैं, कोई इनसे नाराज होता है, ये तो बात की बात है। वो अभी तो देखना है कि जो कांग्रेस ने वादे किए हैं वो पूर्ण करते हैं कि नहीं करते। अमरेंद्र जी, हर बार के चुनाव में एक अहम मुद्दा सामने आता था ईवीएम को लेकर। इस बार जो चुनाव हुए हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और गुजरात में बीजेपी और हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन जो ईवीएम पर सवाल उठते रहे थे, क्या अब भरोसा हो गया है ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती? आपकी पार्टी को भरोसा हो गया है अमरेंद्र जी? देखिए, नहीं बिल्कुल आप जो कह रहे हो सही बात है। क्या है ना, गांधीनगर, अब गुजरात के चुनाव हुए, वहां पे गांधीनगर एक विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी ने आत्महत्या की कोशिश की। मैं इसको बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता, मना करता हूँ, गलत चीज है, लेकिन उसका कहना था कि यहाँ पे सील पैक्ट होके ईवीएम आई, जब काउंटी के लिए खुलेंगी तो खुली हुई थी। हिमाचल में भी कई जगह, आप भरमौर, चंबा जिले की भरमौर विधानसभा में भी कई जगह ईवीएम पकड़ी गई, बहुत चीजें खुली वहां पे चल गई। ईवीएम हिमाचल की पंजाब पहुंच गई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो खुल के सामने आती है, जो हवा में बातें उड़ती है, तो बिल्कुल थोड़ा संदेह की स्थिति पैदा होती है। और हिमाचल का चुनाव एक तरफा चुनाव था, ट्विटर पे ट्रेंड भी किया था कि कांग्रेस 60, भाजपा 8, हम 40 पे रह गए, तो थोड़ा सा तो संदेह जाता है। लेकिन कांग्रेसियों की वहां पे मेहनत थी, तो गुजरात में जरूर कुछ कमियां हमें रही। आज भी संदेह के घेरे में तो है ही, जब सारे विपक्षी दल मांग करते हैं इस चीज की, इकलौती एक पार्टी खड़ी होगी इस पक्ष में, इसके पीछे क्या है? नहीं अमरेंद्र जी, त्रिपाठी जी, आप कह रहे हैं कि संदेह के घेरे में तो है, लेकिन अगर आप सरकार नहीं बना पाते तो ईवीएम का रोना रोती है पार्टी। लेकिन अब सरकार बन गई है, लेकिन आपने बताया कि कुछ जगहों पर ईवीएम खुली हुई मिली थी, तो आपने वो मुद्दा उठाया नहीं उठाया, तो आप शांत क्यों बैठे गए? अगर आपको लगता है गड़बड़ी अभी भी हुई है तो फिर आप शांत क्यों बैठ गए? लिखित में शिकायत की जी प्रत्याशी थे हमारे जिलों के, जहाँ पे पाई गड़बड़ी या जहाँ पे दिखी, तो उन्होंने बाकायदा मजिस्ट्रेट को, जो चुनाव में आरोप थे या जो भी वहाँ पे अधिकारी थे, उनको बाकायदा चुनाव आयोग से भी लोग वहाँ पे मिले। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से इन चीजों को, मुद्दे को उठा के लेके गई है, लोगों के बीच में रखा है, और प्रशासन को भी इस चीज के बाद जागरूक किया। और सिर्फ एक प्रदेश नहीं, हर जगह इसकी बात की है। और हिमाचल प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना बहुत ही सुलझा हुआ प्रदेश, अभी मैं खुद भी रहा हूँ वहाँ पे चुनाव के दौरान हिमाचल में, तो वाकई में यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे ये प्रदेश है, इसकी तुलना बहुत सुलझा हुआ प्रदेश है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग शाम को बैठते थे, आपस में बात करते थे, लेकिन उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो यहाँ पे दूसरी तरीके की राजनीति है। तो हॉर्स ट्रेडिंग वहाँ पे थोड़ा सा इसलिए कठिन भी होगा, और वहाँ पे हमारी कांग्रेस लीडरशिप मजबूत भी है और हम सक्षम भी है। जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं होती है, जहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जाता, कुछ समय हमारी पीओ की सहमत हूँ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमको पूरा 5 साल का बहुमत है और 5 साल सरकार चलाई जाएगी। जो भी वादे किए गए, 10 गारंटी थी कांग्रेस की, जो भी थी वो कांग्रेस ने अन्य प्रदेशों जहाँ उनकी सरकार है वहां से उठाई थी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, आप देख लीजिए, ओपीएस की बहाली होगी, किसानों का कर्जा माफ हुआ, वहाँ पे बिजली बिल हाफ कर दिया गया, 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा, महिलाओं को दिया जा रहा, पेंशन दी जा रही। इसके अलावा जो भी खाली वैकेंसी जब भर्ती है उनको भी किया जाएगा, ताकि हिमाचल का विकास पिछले 5 वर्षों से ठप था, उसको सर्विस कराया जा सके। और कांग्रेस के जो हमारे नेता से शपथ ली, उन्होंने अभी गुटबाजी की बात आपने की, तो गुटबाजी नहीं, देखो हर आदमी अपनी तरीके लगाता है, अपनी ताकत लगाता है सीएम बनने के लिए, लेकिन हमारी लीडरशिप ने और जो हमारे विधायक थे चुने हुए, उन्होंने जिसको भी चुना उसको बनाया गया। और इस वक्त मुख्यमंत्री के बनने के बाद सारे नेता कांग्रेस के एक साथ में है और विकास पे आगे मंत्रिमंडल, उसके बाद विकास में चर्चा करें, और जो भी हमारी गारंटी थी उसको जनता के बीच में अवश्य लेके आया जाएगा। दीक्षित जी, अभी हमने अमरेंद्र से सवाल किया था ईवीएम को लेकर, तो उन्हें आपने सुना होगा कि इस बात को उन्होंने गोल गोल घुमाया। हमने कहा था कि आपको भरोसा हो गया कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि जो ईवीएम है वो भी संदेह के घेरे में है। तो क्या माना जाए जो आने वाले चुनाव हैं उसमें ये सारे मुद्दे खुलकर सामने आ सकते हैं कि अगर कहीं बीजेपी की बहुमत आई या किसी पार्टी की अगर बहुमत आती है किसी राज्य में, तो ये ईवीएम का जो मुद्दा है वह फिर से गरमा सकता है? इसको आप ईवीएम पर थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो अभी भी संदेह के घेरे में त्रिपाठी जी बता रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? संदीप जी,
ऐसे मुद्दों को हमेशा जो अभी विपक्ष में पार्टियां हैं जी मुख्य रूप से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये दो पार्टियां लगातार ईवीएम को सामने रख के चलती हैं जी। और तीसरी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय दल है उनमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जी जी और बिहार में आप देखेंगे तो आरजेडी, ये लोग अपने तर्कश में एक अलग शस्त्र के तौर पे, एक तीर के तौर पे, कि जब लगे कि कोई भी तीर निशाने पे नहीं लगा तो वो ईवीएम का तीर निकाल लेते हैं अपने तर्कश से। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी इन्हीं चुनावों के साथ बाई इलेक्शन हो रहे थे उत्तर प्रदेश में 3 सीटों के लिए, और जब तीनों सीटों पे वोटिंग का पैटर्न नजर आने लगा और एक खतरा नजर आने लगा समाजवादी पार्टी को, चूंकि वो तीनों सीटों में से अधिकतर सीटें जो थी वो समाजवादी पार्टी के खेमे की ही थी, तो उनको एक लोकसभा और 2 विधानसभा, तीनों उपचुनाव, तो वो पहले से ही कहने लगे ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, ईवीएम का जैसे अभी बोल रहे थे त्रिपाठी जी, सील तोड़ दिया, ईवीएम ठीक से रखा नहीं जा रहा है, हमारे मतदाताओं को वोट नहीं दिया जा रहा है, देने दिया जा रहा है। जब थंपिंग मेजॉरिटी से जीत गए वो 2 सीट, तब से ईवीएम हवा हो गई। अब नहीं वो कह रहे हैं, जब गड़बड़ियां हो ही रही थी, उन्होंने देखा था, उनके दावे थे, तो रामपुर को छोड़कर जो बाकी 2 सीटें थी उनपे लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई उनकी मैनपुरी में, तो उसके बाद से उन्होंने ईवीएम का नाम नहीं लिया और उसका राग अलापने लगे थे पहले से ही। तो आप इससे समझ सकते हैं। अब जो त्रिपाठी जी ने कहा, देखिए कांग्रेस को भी ये आशंका थी, क्योंकि नहीं तो इनके जो शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, जब राहुल गांधी जी समय निकालकर अपने भारत जोड़ो यात्रा से 3 मीटिंग्स कर सकते हैं गुजरात में आके, तो कम से कम 1 मीटिंग तो वो आकर करते हिमाचल में भी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि कांग्रेस ने एकदम हथियार डाल दिए थे कि इन तीनों चुनाव में, हिमाचल में, एमसीडी में और गुजरात में, उनको उम्मीद बहुत कम नजर आ रही थी। और उसका एक कारण होता है परसेप्शन भी जो क्रिएट हुआ था। जिस तरह का परसेप्शन था, आपने देखा था कि लगा था कि एमसीडी में क्लीन स्वीप होगा, लैंडस्लाइड होगा आपका। जिस तरह के माहौल था कि गुजरात में लैंडस्लाइड होगा, वो हो भी गया। इसी तरह का हिमाचल में कांग्रेस को, शीर्ष नेतृत्व को जो हमें जानकारी मिली है कि ये उम्मीद नहीं थी कि वो जीत जाएंगे, और वो भी इतना कंफर्टेबल मेजॉरिटी से। तो उन्होंने पहले से अपने तर्कश में ये सब चीजें रखी थी, हथियार, कि हम इन्हीं को बाहर निकाल के कहेंगे जी ये हुआ। लेकिन हिमाचल में चूंकि जनता वहां पे, वहां की सरकार से, वहां के मंत्रियों से बेइंतहा नाराज थी। आप ये देखिए, यही कारण था कि 8 कैबिनेट मिनिस्टर हार गए, मुख्यमंत्री बच गए, इसलिए थोड़ी इज्जत बच गई बीजेपी की। तो जिस तरह से हार हुई, मैं ये मानता हूं कि हिमाचल में जनता ने बीजेपी को हराया है, कांग्रेस को नहीं जिताया है। बीजेपी को हराने के लिए उनके पास अल्टरनेटिव चूंकि कांग्रेस का ही था मजबूत, तो वो वोट मिला है कांग्रेस को। मैं 2 उदाहरण देता हूं, ऐसा नहीं कि बीजेपी का ही। जैसे 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी केंद्र में, तो जितना वोट पड़ा नरेंद्र मोदी और भाजपा के पक्ष में, ऐसा नहीं कि वो सारा वोट जो है उनके पक्ष में था, उसमें कम से कम 40% वोट, 50% वोट कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को हराने के लिए थे। तो उन्होंने देखा कि एक अच्छा विकल्प मोदी के रूप में है, तो वो उनके साथ गए, और प्लस 50 से 60% वोट उनको जिताने के लिए थे। लेकिन हिमाचल में कहानी बिल्कुल अलग है। हिमाचल में जो कांग्रेस नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का अपना असेसमेंट था, वो भी यही था कि हमारे जीतने के चांसेस कम है। तो लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए जो वोट दिया, तो वो कांग्रेस को गया। कांग्रेस को जिताने के लिए बमुश्किल वहां से 20-25% वोट रहा होगा जो उनका कोर वोटर है, लेकिन ज्यादातर हराने के लिए दिए। ये एक देखिए इसका रिफ्लेक्शन भी कि जिन लोगों ने विद्रोह किया, जिनको टिकट नहीं मिले बीजेपी से, उन लोगों के साथ तक जनता चली गई, और 12 विद्रोहियों ने 12 सीटों पर भाजपा के जो अपने ऑफिशियल कैंडिडेट थे उनका हारना सुनिश्चित किया। तो और आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया हिमाचल में और कहा कि हमारा चेहरा देखकर वोट दीजिए। तो अंत में उनको भी ये पता चल गया था कि लोगों की हमारी सरकार से भारी नाराजगी है, और इसके चलते आप देखिए कि इस जगह जो एंटी इनकम्बेंसी होता है उसको दूर करने के लिए ही गुजरात में पूरी सरकार और मुख्यमंत्री बदल दिए गए, और चुनाव के कितने कम समय पहले। ये प्रयोग हमको नहीं मालूम है कि क्या कारण है, ये हिमाचल में
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शायद बहुत छोटा सा राज्य है इसलिए नहीं किया। अगर इसने का कोई प्रयोग आज से 1.5-2 साल पहले जब बाई इलेक्शंस हुए थे और उसमें सिम्टम्स मिल गए थे कि सरकार से लोग नाराज हैं, किए गए होते, तो शायद हिमाचल में भी परिणाम कुछ और होता। जी त्रिपाठी जी, दीक्षित जी, एक सवाल और छोटा सा रहेगा आपसे कि हर राज्य में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगभग 25 से 30% साइलेंट वोटर होता है, जो ना कहीं सर्वे में आता है ना किसी के सामने आता है। वो कहता कुछ और है लेकिन जो उसका मत होता है कुछ और ही होता है। तो क्या माना जाए हिमाचल प्रदेश में जो भी सर्वे आ रहे थे तो जो वोटर थे वो सर्वे कुछ और ही कह रहे थे, जो वोटरों के सर्वे थे वो कुछ और ही निकल कर आ रहा था, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब वहाँ पर वोटों की काउंटिंग हुई तो वहाँ कांग्रेस को बहुमत मिला। तो क्या माना जाए कि हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि आपने साफ स्पष्ट भी कह दिया है कि बीजेपी से जो नाराज थे इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ पर कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहते थे लोग, लेकिन उनके पास कोई बैकअप नहीं था। लेकिन इसमें एक अहम भूमिका क्या साइलेंट वोटर की भी मानी जाए, जो ना तो कहीं प्रचार में जाते हैं ना प्रसार में जाते हैं, लेकिन जो उनके मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेकर वोट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट है जी, मैं आपको बताऊं, जो साइलेंट वोटर होता है जिसको फ्लोटिंग वोटर भी कहते हैं, जो चुनाव विशेषज्ञ होते हैं, विश्लेषक होते हैं, जो फ्लोटिंग वोटर और साइलेंट वोटर है वो माहौल के हिसाब से वोट करता है। मेरा ये मानना है कि उन वोटर ने बड़े पैमाने पर भाजपा की मिट्टी थोड़ी सी बचा दी, क्योंकि वो परसेप्शन जो क्रिएट होता है माहौल में उसके हिसाब से वोट देता है। जैसे मैं बताऊं, एमसीडी में भाजपा की इतनी बुरी स्थिति नहीं थी, लेकिन भाजपा के लोग, भाजपा के नेताओं ने ये बताया कि ये इतना सक्सेसफुली वहां पे कैंपेन किया आम आदमी पार्टी ने कि उन्होंने माहौल बना दिया कि लैंडस्लाइड आ रहा है उनका। फिर जो सर्वेज भी आए तो बहुत से सर्वेज भी आजकल मैं आपको बताऊं कि मैनेज्ड भी होते हैं। मैं मीडिया से जुड़ा हूं लेकिन हमें कहने में संकोच नहीं है कि बहुत सी चीजों से मैनेज्ड भी होती है। तो बहुत से सर्वे और जो आम आदमी पार्टी ने माहौल बना दिया कि यहाँ तो हम जीत रहे हैं आज से नहीं, कई साल पहले से, 2 साल पहले, 3 साल पहले से। तो भाजपा के बहुत कट्टर कार्यकर्ता भी कहने लगे आज दिल्ली में कि ये भाई वोट तो हम दे रहे हैं इनको, लेकिन हम तो हार रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये माउथ टू माउथ जो बात बढ़ती है उसके कारण जो फ्लोटिंग वोटर था, जो रिजल्ट आया वो 104 और 136 के आसपास है। आप ये देखें कि अगर यही माहौल माउथ टू माउथ और फ्लोटिंग वोटर बीजेपी अपने पक्ष में कर लेती और या कम से कम ये क्रिएट करती परसेप्शन कि नहीं वी आर इन द फाइट, तो वापस एनसीडी जीत जाते। तो ये जो परसेप्शन था, कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप नहीं आई हिमाचल में, और जो फ्लोटिंग वोटर था वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरवेंशन से, क्योंकि मोदी जी के पक्ष में एक बड़ी अच्छी बात है कि अभी पूरे देश में कोई असंदिग्ध जो कहते हैं कि चरित्र का और जो जिसके प्रति जनता में फॉलोइंग हर सेक्शन में, हर सेक्टर में, इवन मुस्लिम वोटर्स में भी है, कई जगहों पे, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं में बड़े पैमाने पर है। तो दलित ले लीजिए, आप एसटी ले लीजिए, आदिवासी ले लीजिए, हिंदूज में तमाम वर्ग ले लीजिए, क्लासेस ले लीजिए, बैकवर्ड ले लीजिए, फॉरवर्ड ले लीजिए, सभी में उनको एक जन समर्थन व्यापक है। तो उनका ये कहना कि मेरा चेहरा देखकर वोट दीजिए, और ये परसेप्शन बीजेपी ने क्रिएट कर दिया कि इनकी लीडरशिप ने चुनाव में मैदान छोड़ दिया है, क्योंकि न राहुल गांधी आए न सोनिया गांधी आई। तो ऐसे में जो फ्लोटिंग वोटर था वो भी भाजपा के पक्ष में ही हिमाचल में ज्यादातर आया। अगर वो नहीं आता तो इनको 10 सीट 12 सीट मुश्किल से मिलती है, मेरा मानना है। जी भरत जी, अभी इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत अच्छे से समझा दिया है कि कांग्रेस को लेकर जिताना नहीं चाह रहे तो वहाँ पे, लेकिन जो बीजेपी की नीतियाँ थी उससे हिमाचल के लोग काफ़ी नाराज थे। तो उनके बैकअप में कोई ना तो चेहरा सामने आ रहा था ना कोई पार्टी आ रही थी, सिर्फ कांग्रेस से एक मजबूत पार्टी बची थी वहाँ पर जिसकी सरकार में आने की गुंजाइश थी केवल। तो क्या माना जाए कि जब तक आपकी 5 साल सरकार हिमाचल में रही तो आपने कुछ ऐसे जो मुद्दे थे वहाँ के उन पर आपने काम नहीं किया आपकी पार्टी ने, इसलिए आपकी सरकार चली गई? इस पर कैसे देखते इसको आप? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार जो हम मैंडेट में नहीं आ पाए उसका एक कारण सब्सक्रिप्शन किया जाएगा, होगा जी, और आंतरिक मामला है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके अंदर समीक्षा बैठकें बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। जी जी, मुझे लगता है कि 0.9% जो हमारी वोट जो परसेंटेज था उससे हम रह गए। बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है,
हाँ, जहाँ पर चूक हुई है, जहाँ पर काम करने की आवश्यकता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा शीर्ष नेतृत्व, पूरा डैमेज कंट्रोल अगले इलेक्शन में 2024 हमारे पास खड़ा है। हमने ये इलेक्शन हारे हैं, साथ साथ ही हमने 2024 और हमें लगता है कि आप 2024 चुनाव आएगा, हम उसके अंदर अपना वोट परसेंटेज कवर करेंगे और चारों की चारों लोकसभा सीट जिता करके पुनः मोदी जी को इस राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जहां पर काम करने की आवश्यकता होगी, जनता ने मैंडेट दिया है, जनमत है, जनता ने जो दिया है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि जो कांग्रेस पार्टी ने अपने यहाँ पर अपने मैनिफेस्टो के अंदर गारंटियां दी हैं, उसके अलावा चीजें और कही हैं, हम पूर्ण करते हैं कि नहीं करते। नहीं करेगी तो कांग्रेस का खामियाजा भुगतेगी। अभी बहुत जल्दी होगा, पर अभी भारतीय जनता पार्टी अपनी समीक्षा बैठकों के अंदर जहाँ जहाँ हमें जो काम जिस जगह पे करना होगा उसको करना शुरू करेगी, क्योंकि बहुत समय बचा 2024 के इलेक्शनों में। और भारतीय जनता पार्टी का तो अतुल राय बेटी चरे बेटी, यही हमारा मंत्र है। और हमें लगता है कि हम जहाँ जहाँ हमें डैमेज कंट्रोल करना होगा हम करेंगे, जहाँ पर जो काम करना होगा वहाँ करेंगे और बहुत जल्दी आपको सुखद परिणाम अगले आने वाले चुनावों में मिलेगी। त्रिपाठी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद ये देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो आपकी सरकार बनी है ये पहली जीत मानी जाए आपकी, त्रिपाठी जी। वहीं दूसरी तरफ जो भी आपने वादे किए थे हिमाचल प्रदेश में, सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर है ओपीएस का, लेकिन विपक्ष में मजबूत पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं टक्कर तो आपको मिलती रहेगी। तो आपके सामने जो भी आपने बड़े बड़े वादे किए हैं उनको, आवाज आ रही त्रिपाठी जी आपको? जी आ रही। तो कहीं ना कहीं उन जो वादे हैं आपके उनको पूरा करने में कुछ चुनौतियां भी आएंगी, तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए आपकी पार्टी ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी? क्योंकि जब भी आप वादे करते हैं, जिस टाइम चुनाव होता है, उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रणनीति बनाई जाती है पार्टी की तरफ से। तो अभी तक क्या कुछ मैंडेट, क्या रणनीति बनाई गई आपकी पार्टी की तरफ से? वर्तमान में जितने भी कांग्रेस शासित राज्य है, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल हो और छत्तीसगढ़ या झारखंड जहाँ हमारी गठबंधन की सरकार है, सारी जगह पे ओपीएस की बहाली कर दी गई है। शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई है, तो जब हम वहां कर सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ भी करेंगे। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो में भी था कि हम ओपीएस की बहाली करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम हर कर्मचारी का हक है, तो अन्य प्रदेशों में की गई है, इसलिए यहाँ पे भी करेंगे। ये इसका एक उदाहरण हो गया, जिस तरह वहां पे की इस तरह से। बेरोजगारी भत्ता की बात रही तो अन्य प्रदेशों में दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हरियाणा है। तो कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ मॉडल है, वो कांग्रेस के जो वहाँ पे ऑब्जर्वर थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने वहाँ पे दिखाया जाके कि कैसे मैंने छत्तीसगढ़ में काम किया और वैसे ही यहाँ पे काम होगा। और भारतीय, अभी हमारे साथी अनिल दीक्षित जी ने एक बहुत अच्छी बात है कि उससे सहमत से उससे नहीं भी, और मुझे एक सबसे बड़ी आपत्ति है कि उन्होंने कहा 2014 की कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार। देखिए बहुत सारे आरोप लगे थे कांग्रेस में, इस बात को बाकी मैं मानता भी हूँ कि कोयला घोटाला, 2G घोटाला या अन्य घोटाले भी लगे थे। क्या आज तक एक भी साबित हुआ? क्या एक भी कांग्रेसी जेल में गया? आपको याद होगा तत्कालीन कैग के चेयरपर्सन थे विनोद राय जी, उन्होंने अभी 2021 में ही अक्टूबर के महीने में माफी मांगी कांग्रेस सांसद सज्जन रिपोर्ट से। तो ये 2014 में प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया या कांग्रेस ने वो किया, लेकिन जब सच्चाई खुली तो आज भी सारे कांग्रेसी नेता स्थान से घूम रहे, या जो भ्रष्टाचारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में चले होंगे। बाकी रही बात कांग्रेस की जीतने की हिमाचल में, तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पे लोग अपेक्षा से वर्तमान सरकार से नहीं पूरी करते तो वो थोड़ा फ्लक्चुएट तो होता ही होता है। और कांग्रेस का शीर्ष नेता प्रियंका गांधी जी ने कितनी रैलियां की, जायज सवाल है, कई सारी रैलियां की वहाँ पे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उन्होंने बहुत सारी रैलियां की, प्रतिभा सिंह जी भी गई, विक्रमादित्य जी भी गए, अग्निहोत्री जी भी लगभग हर विधानसभा में गए, सुखू जी भी गए। तो कांग्रेस की सारी लीडरशिप गई, वहाँ के प्रभारी राजीव शुक्ला जी, उन्होंने बहुत सारी रैलियां की। बसोया जी वहाँ पे कंट्रोलिंग इंचार्ज थे, तो एक सचिन पायलट जी हमारे ऑब्जर्वर थे, तो सारे नेता वहाँ पे गए। कौन रह गया? राहुल गांधी जी की एक बहुत बड़ी व्यापक यात्रा, भारत छोड़ो यात्रा, तो बिल्कुल उसको समय दे रहे। वो कश्मीर, कन्याकुमारी शुरू के कश्मीर तक जा रहे हैं। वो एक गैर राजनीतिक यात्रा है, वो एक तप है, एक तपस्या है। तो राहुल जी अपना समय पूरा उसमें दे रहे हैं और उसका कोई राजनीति से मतलब नहीं है। और रही बात आने वाले 2024 के चुनाव की, तो जो 2019 से 14 का माहौल था बिल्कुल पलट चुका है। कांग्रेस के पास
पहले की तुलना कई ज्यादा अधिक राज्यों में सरकार है। सरकार के खिलाफ जो वोट था, जो सरकार कांग्रेस के वर्तमान में खिलाफ वोट था, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है। चलिए त्रिपाठी जी आपको रोकना चाहेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपसे चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, सीधे पैनल का रुख करते हैं। त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी करिए आप। 2014 में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाया गया था, लोगों ने, इसमें कई ब्यूरोक्रेट शामिल थे, कई हमारे सरकार के भी लोग थे इंटरनल, तो उस माहौल का भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाया। लेकिन 2024 का चुनाव वो वही मुद्दे उन पे आज हावी है कि देश में सर्वाधिक महंगाई दर आज है, देश में सर्वाधिक बेरोजगारी आज है, बड़े बड़े बैनर लगते, बड़ी पोस्टर होर्डिंग लगती थी कि बहुत सी महंगाई की मार, अब आगे तो आप जानते ही हैं। तो जनता अब ये सवाल मुझसे पूछेगी। बेरोजगारी दर का अंदाजा लगा लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम होता है, सरकार करोड़ों कमाती है, कब उसका एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब मेरिट बनेगी, कब ज्वाइनिंग होगी, पता नहीं। मोदी जी ने अभी कुछ लाखों में संविदा पे नौकरियों पे जो पत्र बांटे कि आपको नौकरी मिल गई। क्या सरकारी नौकरी का प्रोसेस ये होता है? सिर्फ संविदा पे नौकरी थी। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 5 विभाग ऐसे बता दे प्रवक्ता या कोई भी नेता इसमें भरे हुए हो विभाग, इसमें आज कोई खाली वैकेंसी ना हो, कोई भी विभाग या अभी तक पूरा भर नहीं पाए। तो इन्हीं चीजों को लेके कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है। जो भारत जोड़ो यात्रा है, लोगों को देश में जो एकता की भावना, प्यार की भावना को संचार करेगी। दूसरी तरफ हमारे नेता जो महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। इन्हीं को लेके 2024 का चुनाव होगा और कांग्रेस बहुत ही अच्छे मार्जिन, जैसे हिमाचल जीता वैसे ही पूरे देश में कांग्रेस सरकार बनेगी। त्रिपाठी जो भी आपने आरोप लगाए हैं सहनी से जवाब लेंगे, लेकिन इंदुकांत दीक्षित जी का रुख करते हैं। दीक्षित जी, अभी आपने स्पष्ट बताया था कि जो हिमाचल में जो वोटिंग हुई है वो बीजेपी से नाराज लोगों ने कांग्रेस को सरकार बनवा दी है, उनकी झोली में डाल दी है चीज़ें। लेकिन अभी हमारे साथ त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कई गंभीर आरोप बीजेपी पर भी लगाए हैं और उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जी पर्यवेक्षक के रूप में हिमाचल गए थे, उन्होंने जो छत्तीसगढ़ जो मॉडल था वो दिखाया। लेकिन छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो पहाड़ी राज्य नहीं है, लेकिन जो हिमाचल राज्य है वो पूरा पहाड़ी राज्य है। तो क्या छत्तीसगढ़ जो मॉडल की बात कर रहे हैं वह हिमाचल में अगर अप्लाई करेंगे तो हिमाचल की जो जनता है क्या उसको कोई लाभ मिलेगा? क्योंकि आप लंबे समय से पत्रकारिता जमीनी स्तर पर करते आए हैं, आपको अच्छे से पता है कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो मुद्दे हैं वो छत्तीसगढ़ के मुद्दों से काफी डिफरेंट हैं। दीक्षित जी। संदीप जी, पहले तो मैं अमलेंद्र जी को बोलूंगा, बहुत युवा और नए प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जब भी टीवी पे पूरे देश के सामने किसी बहस में कोई बात करें तो बिल्कुल तथ्यगत ढंग से उसको अध्ययन करके बोलें तो आने वाले समय में उनका व्यक्तित्व और निखरेगा। ये कहने के बाद मैं उनको एक दो चीजें उनके बयान के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने आपको कहा चर्चा में कि यूपीए 2 के जो भ्रष्टाचार थे जिसके कारण जनता ने यूपीए 2 सरकार, कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए वोट दिया था मोदी जी को, कम से कम 40%। उन्होंने अभी आपने तर्क देते हुए आपके सामने कहा कि आप बताएं इतने सालों में कोल गेट में या किसी भी घोटाले में कोई जेल गया? कोई नहीं गया, सब ऐसे झूठे आरोप थे और लोगों ने माफी तक मांगे। मिस्टर त्रिपाठी, 5 अगस्त 2018 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट भरत पराशर की, आपके समय के भारत के इतिहास में पहली बार कोयला सचिव एचसी गुप्ता जी फपक फपक के रो रहे थे, उनको 3 साल के लिए जेल भेज दिया कन्विक्ट करके उसी कोलगेट में। बिल्कुल उनके साथ धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य, जवाब देंगे भी आपसे जी। उनके साथ उस समय जिनको अलॉट किया गया था फर्जीवाड़ा कर करके, मैं सिर्फ एक केस का आपको उदाहरण दे रहा हूं चूंकि आपने इसको गलत ठहराया था, कोई जेल गया। मनमोहन सिंह सरकार के अंदर जो कोल सेक्रेटरी थे, आप चेक कर लीजिए नेट पे, उन्हीं को जेल भेज दिया कोलगेट में। अब आप किसकी बात करेंगे? उसके साथ जिसको अलॉट किया गया था फर्जी ढंग से, उनमें आपको 2 नाम बताते हूं जिनको जेल भेजा 4-4 साल के लिए कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने। उसमें एक है मिस्टर मैं बता रहा हूं आपको एक मिनट, जिनको कोयला ब्लॉक नॉर्थ एंड साउथ कोल ब्लॉक्स वेस्ट बंगाल में अलॉट किया था उन्होंने, उसमें भ्रष्टाचार के लिए ये भेजा गया है। एक मैं आपको नाम बताता हूं, 2 जी। एक है मिस्टर मित्तल जी, ठीक है, और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
एक समीरा है, उनको भेजा, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उनको जेल भेजा, 3 साल की सजा दी है, कन्विक्शन हुआ है, ऐसा नहीं कि जेल भेजा गया केवल। 4 साल का कन्विक्शन इनका, 3 साल का एससी गुप्ता जी का। और ये नाम जो है देखिए, कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पावर लिमिटेड, ठीक है, इसके विनी आयरन स्टील उद्योग लिमिटेड, इन दोनों के समीरा जी को कन्विक्ट कर करके 4 साल के लिए जेल भेजा गया है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि 204 खदानें अलॉट किया था, अगर आपको याद हो त्रिपाठी जी। और जिस तरह से आनंद फानन झारखंड में आप बताएं कि कोयला निकालने के इतने बड़े एक्सपर्ट थे इनके सुबोध कांत साहब के भाई साहब, एक कोयला झारखंड में उनको अलॉट हुआ था। और इस पे जब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि कम से कम 1,84,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो भूल गए त्रिपाठी जी। हम लोग तो मीडिया में याद है दिल्ली में कि कपिल सिब्बल जी, चिदम्बरम जी और सारे लोगों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि यह सारा का सारा परसेप्शनल लॉस है। ये तो अभी खदानें अलॉट हुई हैं, कोयला निकला ही नहीं, तो घोटाला कहां से हो गया, घाटा देश को कहां से हो गया। थोड़ी सी भी पानी होती, शर्म होती तो ऐसी बात आदमी करता पढ़ लिख करके। देखिए इसका रिजल्ट देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने सारी चीजें ऑनलाइन की और ट्रांसपेरेंट ढंग से किया। तो 204 खदानें मिस्टर त्रिपाठी आप चेक करिएगा, कुछ 35-40 हजार करोड़ में अलॉट हुई थी पूरे देश में, मनमाने ढंग से अपने रिश्तेदारों को घूसखोरी कर करके, बेईमानी कर करके अपने मित्रों को। और उनमें से केवल 39 खदानें ऑनलाइन ट्रांसपेरेंटली करीब 2.25 लाख करोड़ में अलॉट हुई हैं फर्स्ट राउंड में। अब बताइए, अगर उसमें से अभी 160 खदानें बची हुई हैं, ये परसेप्शनल लॉस था। 1,84,000 करोड़ तो बहुत कम बोला था सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में, तो सोच समझ के बात किया करिए। दूसरा, बिल्कुल आपकी बात मैंने पूरी सुनी, मैं इसका जवाब दे दूं। सुन लीजिए त्रिपाठी जी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। 2014 के आप भाषण सुनिएगा, एक भी भाषण में क्या इन ब्यूरोक्रेट्स का नाम था? हमला किस पे बोले? कांग्रेस लीडरशिप पे बोला गया। सरकार थी, बिल्कुल जिम्मेदारी है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन एक भी कांग्रेस का नेता, आपने शायद मेरा पूरा बयान नहीं सुना, मैंने कांग्रेस का नेता बोला था कि कांग्रेस का नेता कोई जेल गया? ब्यूरोक्रेट्स की जिंदल जी जेल गए थे? नहीं, मैं कन्विक्ट हुए हैं त्रिपाठी। जिंदल जी कांग्रेस के एमपी थे, वो जेल गए? जी एक बार फिर से बोलिएगा। आपके जिंदल जी, नवीन जिंदल जी कांग्रेस के नेता थे? नहीं, बिल्कुल नवीन जिंदल ने वो जेल गए, वो कन्विक्ट हुए कि नहीं हुए हैं? ऑपरेशन भी हुआ था, शायद उसको आपको जानकारी होगी। और आपने अभी जो घोटाले की बात कही, जो घाटे की बात कही, कितना घाटा हुआ, तो 2G स्पेक्ट्रम कितने में बिका था और 5G कितने में बिका, तो आप अंदाजा लगे कितने का घोटाला हुआ है। कब 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी और आज 5G की हुई है, तो कितना गैप है। इससे अंदाजा लगा कि वर्तमान में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। जब सरकार इनकी जाएगी तो ये भी खुलेगा। और रही बात कोयला घोटाले की, चिदम्बरम जी ने एक बात बिल्कुल कही कि जब खदानें खुली ही नहीं, बिल्कुल उन्होंने आवंटित कर दी, मैंने मान लिया। उदाहरण समझाता हूं, कोई चीज है, मैं आपको अपनी चीज दे रहा हूं, लेकिन जब तक वो चीज आप यूज ना करो, आवंटित तो हो गई, लेकिन खदानें खुली है, तो घोटाला कैसे हो गया? और जिन्होंने ये कार्य किया तो आज जेल के पीछे ब्यूरोक्रेट्स की साजिश थी, और साजिश भी सिर्फ सरकार को बदनाम करने की थी, क्योंकि कोई भी कांग्रेस का लीडर, जो हमारी टॉप लीडरशिप थी, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, या श्रीप्रिया जायसवाल जी, तत्कालीन कोयला मंत्री, इन पे आरोप लगे। बाद में क्या हुआ? आरोप साफ हो गए। 2G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ? इन पे भी आरोप लगाए गए। कैग के अध्यक्ष विनोद राय जी ने संजय निरुपमा पे आरोप लगाए, कांग्रेस सांसद थे, बाद में माफी मांगनी पड़ गई। लेकिन जो 5G घोटाला हुआ, राफेल का घोटाला हुआ, ये उनसे भी कई गुना बड़ा था। चलिए त्रिपाठी जी, सारी चीजें हैं, कांग्रेस ने उनको एक्सेप्ट किया कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स की गलती थी, लेकिन वर्तमान सरकार इनको मानने तक तो तैयार नहीं। त्रिपाठी जी, हमारे साथ बीजेपी से भरत साहनी जी हैं और जवाब ले लेते हैं उनसे, जो घोटाले हुए हैं ना, राफेल घोटाला, 5G घोटाला, जवाब लेते हैं। भरत साहनी जी, आपकी सरकार में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, ऐसा हमारे साथ त्रिपाठी जी बैठे हुए बता रहे हैं कि राफेल घोटाला सबसे बड़ा घोटाला था, 5G घोटाला हुआ, और हमेशा बीजेपी आरोप लगाती रहती है कांग्रेस पर बदनाम करने की। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर। देखिए, जो लोग आसमान से पाताल तक को पूरा खा गए,
2000 से पूर्व, 14 से आपको आए दिन मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को सुनने को मिलता था कि आज 2G हो गया, आज 4G हो गया, आज 3G हो गया, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया। सबके प्रमाण है, सब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इंदुकांत जी ने, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि कई लोग कन्विक्टेड हैं, कई केस चल रहे हैं और वो फोर्स घोटाले की ये बात कर रहे हैं। मैं अभी इस पर बताना चाहता हूँ कि आप घोटाले की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि जितने घोटाले हुए 2014 से पहले हुए, 2014 के बाद हमें तो कहीं देखने को, सुनने को नहीं मिला कि केंद्र के किसी मंत्री ने घोटाला किया हो। कांग्रेस के टाइम पे इतने 2G, 3G, 4G कॉमनवेल्थ, सुनिए, आपको मैं सुन रहा था, अब आप मुझे सुनिए। आप मुझे समय दीजिए, मैं आपकी भी सुनूंगा। जी बिल्कुल सनी जी। समय मिला तो मैं भी कोई बात रख लूं। आपने कहा कि अभी जो हैदराबाद के अंदर धनतेरस के दिन माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, एक तो हैदराबाद स्थान है और डॉक्टर इंदुकांत जी मेरे से सहमत होंगे, हैदराबाद में सरकार किसकी है? हैदराबाद जैसी स्टेट के अंदर, अपने तेलंगाना स्टेट के अंदर जाकर के प्रधानमंत्री जी 75,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटते हैं। प्रदेश कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वहां जाकर के वो फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं बांटने वाले, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर कोई फर्जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। सुनिए मेरी बात। जी 70 साल कांग्रेस ने राज किया है इस देश के अंदर। आप बताइए कितनी नौकरियां आप लोगों ने लगाई 2014 से पूर्व? 2G, 3G, 4G पूरे, आपको स्पोर्ट्स से लेकर के आप कोलगेट का तो अभी डॉक्टर साहब ने पूरी बात जानकारी रखी, उनके पास तथ्य है, वो मीडिया के वरिष्ठ एडिटर भी हैं, किसी संपादक हैं न्यूज के। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज छुपी नहीं है कि किस पार्टी ने कितना घोटाला किया, और आप जो जितने सत्यहीन आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं कि ये घोटाला वो घोटाला, ये देश की जनता है। अगर हिमाचल के अंदर 0.9 से आप जीते हैं, मैं आपको आज बोलता हूं कि 2024 के अंदर हिमाचल प्रदेश का एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश और जिले का और मंडल स्तर के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर के 2014 में बड़ा बम्पर बैक करेंगे हम लोग। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर 24-25 साल तो राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार रही, कितनी जॉब जिन्होंने दी। मैं अपने प्रदेश की बात करूंगा, आज आप कहते हैं कि हम 5 लाख जॉब की अपॉर्चुनिटी देगी, देख रहा है हिमाचल, हम वेट कर रहे हैं। आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है, कुछ दिन हम वेट करेंगे, देखेंगे ओपीएस देते हैं कि नहीं देते। 35 लाख महिलाओं की जनसंख्या जो थी पिछले सेंसस में थी, 15 प्रति महिला के हिसाब से 50,000 करोड़ रुपया बनता है प्रति मंथ। आप कहाँ से लाएंगे? हमने वो भी देखना है। हमने देखना है कि 300 यूनिट बिजली आपने फ्री देने की बात की है, वो हिमाचल में देते हैं कि नहीं देते, हमने वो देखना है। ओपीएस को देखना है, हम तो देख रहे हैं, उसके बाद जवाब देंगे त्रिपाठी जी। अभी तो प्रदेश की और प्रदेश की जनता जानती है कौन कितने पानी में है, कितने कितने घोटाले किए हैं, ये आपको देश की जनता भी बताती है। त्रिपाठी जी वापस आएंगे, जवाब आपसे लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। दीक्षित जी, हमने आपसे एक सवाल किया था, अभी मॉडल की बात की थी, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे थे त्रिपाठी जी की। भूपेश बघेल जी गए थे और जनता को दिखाया था कि हमारा जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वो कैसा डेवलप मॉडल है, वैसे ही काम यहाँ हिमाचल में भी करेंगे। लेकिन एक सवाल आपसे किया था मैंने कि हिमाचल की जो स्थितियाँ हैं वो अलग हैं, छत्तीसगढ़ की स्थितियाँ अलग हैं। आप ज़मीनी स्तर पर काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, क्या जिस छत्तीसगढ़ मॉडल की जो बात हो रही है, क्या हिमाचल में उसको लागू करने से, उस पर काम करने से हिमाचल की जनता को संजीवनी मिल जाएगी? या जो स्थितियां हैं, क्योंकि हिमाचल पहाड़ी राज्य है, वहाँ की स्थितियां थोड़ा परिस्थितियां अलग हैं वहाँ की, तो कैसे वहाँ पर काम किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? इस पर आपसे कुछ चाहते जानकारी। मैं वही आ रहा था तिवारी साहब जी कि अमलेंद्र जी को मैंने सिर्फ ये सलाह दी थी कि वो स्टडी कर करके बात करेंगे तो आगे उनका भविष्य और उज्जवल होगा। वो बीच में इंटरवीन कर दिए। देखिए, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार जहां जहां भी चुन के आई है कांग्रेस की, वो जो वादे करती है वो सबसे पहले उसको पूरा करती है, और उन्होंने उदाहरण भी दिए। मैं उसी बात पे आ रहा था। इनकी सरकार झारखंड में चुन के आई, इन्होंने कहा था कि हम आते ही, देखिए 2 उदाहरण दूंगा मैं। 2019 के मैनिफेस्टो में आम चुनाव में कांग्रेस ने कहा था कि जो किसान बिल जो बाद में भाजपा की सरकार ने लागू किया, वो सारे के सारे, मैंने इनके नेता को दिखाया, एक बार तो वो जड़ मूल से उखड़ गए कि ये सारे वादे उनके मैनिफेस्टो में कांग्रेस के थे
कि हम करेंगे और सख्ती से करेंगे, वो रिकॉर्ड पे है त्रिपाठी जी। लेकिन बाद में वो उसी किसान आंदोलन में शामिल हो गए जो उसका विरोध कर रहे थे, वो छोड़ दीजिए। इन्होंने झारखंड में सरकार बनाने के पहले जो घोषणा पत्र जारी किया था त्रिपाठी जी, उसमें कहा था किसानों के 2 लाख तक ऋण हम माफ करेंगे सरकार बनते पहली कैबिनेट में। आपको जानकारी है 2 साल में बड़ी मेहनत से 50,000 तक के ऋण माफ किए, पूरा नहीं हुआ। 1 लाख और 2 लाख की बात जब पूछी जाती है कहते नहीं पैसे नहीं है। आपकी सरकार है, आपने कहा था वहां पे 5,000 6,000 वजीफे देंगे, आज तक नहीं दिया। कहा था 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आज तक नहीं दिया। आपने कहा था महिलाओं को हम तमाम तरह के चीजें देंगे, रोजगार देंगे 5 लाख, वही आज तक नहीं दिया। क्या बात करते हैं, थोड़ा स्टडी करके आइए। तो जो चीजें कह दिया वो कर दिया, कहना आसान है, कर दिया कह। अब मेरी शुभकामना है जो कहा उन्होंने, साहनी जी ने अच्छी बात कही कि आपने कहा कि यही सारी चीजें हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आप झारखंड में आपकी सरकार 100 यूनिट बिजली आज तक नहीं दे पाई है, 3 साल कार्यकाल पूरे हो गए। और जहां जहां आपने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है, सब में कहा है अगले वित्तीय वर्ष में। झारखंड में कहा है कमेटी बनाएंगे, कहीं पे भी लागू नहीं हुआ है। लागू होने के रिसोर्सेज आप लाएंगे अगले चुनाव में दिखा करके, क्योंकि आपको पता है कि हमको किसी तरह से चुनाव जीतना है। देखिए उद्देश्य क्या होता है, अगर आपका उद्देश्य जन कल्याण है, जनता का सच में भलाई करना है, ओल्ड पेंशन स्कीम वाकई बहुत अच्छा है, तो उसका पूरा रिसोर्सेज स्टडी करके लेके आइए। लेकिन आपके पास रेवेन्यू नहीं है और आप घोषणा कर रहे हैं, तो क्या भारत को श्रीलंका बनाना चाहते हैं? जी त्रिपाठी जी, अभी पहले मैं शुरुआत करता हूँ, मैं सानी जी ने जो अभी बात की उसको लेके। देखिए अभी आपने कहा कि 2014 में मीडिया में सारी चीजें आती थी कि ये घोटाला वो घोटाला हुआ, तभी आदरणीय बड़े भाई दीक्षित जी ने एक बात कही थी कि पेड भी होता है, जो एक रिजल्ट नहीं आते हैं चुनाव से पहले एग्जिट पोल, तो पेड होते हैं। तो बिल्कुल उसका उस टाइम की न्यूज भी पेड हो, तो ये चीज थी। दूसरी बात की अभी आपने बात की है छत्तीसगढ़ को, मतलब झारखंड को लेके कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वहां पे अन्य राज्यों की तुलना कर लीजिए, झारखंड सबसे अधिक भारत का विरोध कौन है? दीक्षित जी 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 एक आपको टोकना चाहेंगे, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आपने बताया कि जहां आप बात करें राज्य की, वहां पर आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं है, लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं है तो फिर वादे भी उसी तरीके से किया करिए ना। फिर नहीं बिल्कुल, कांग्रेस को उस टाइम चुनाव कांग्रेस इंडिपेंडेंट लगा था तो कांग्रेस को लगा था वो जीत रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने अन्य राज्यों की तुलना सबसे अधिक स्कॉलरशिप दी है। दीक्षित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दीक्षित जी किसी भी बच्चे का स्कॉलरशिप पोर्टल खोल लीजिए, क्या आएगा कि धन उपलब्ध नहीं है, खासकर जनरल ओबीसी है तो उसको स्कॉलरशिप आनी ही नहीं है, चाहे प्रोफेशनल स्टडी कर रहा हो चाहे नॉन प्रोफेशनल स्टडी कर रहा हो। चाहे आप मध्य प्रदेश साल देख लीजिए, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं छात्रों पे कि हमें स्कॉलरशिप चाहिए, सरकार दे नहीं रही, वहां पे फिर भी मिल रही है। लेकिन हो सकता है कम हो, इनकी बात से सहमत हूं मैं, लेकिन अन्य राज्यों जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां पे लिख के आ रहा है कि आप वित्तीय वर्ष संसाधन की कमी की वजह से मिल नहीं रही आपको, तो लिख के आ रहा साथ साथ छात्रों ने प्रदर्शन किया, घेराव दीक्षित जी उसके अलावा आप महिलाओं। त्रिपाठी जी आपको रोकेंगे, त्रिपाठी जी रोकेंगे, आपको वक्त की कमी, त्रिपाठी जी आपको रोकना चाहेंगे। दीक्षित जी अभी दीक्षित जी ने, माफ कीजिएगा, त्रिपाठी जी ने कहा था अभी कि आपने राहुल गांधी की बात की थी, कहा था जो शीर्ष नेतृत्व है वह जमकर वहां पर पहुंच नहीं पाए थे, अपने जो ताकत थी चुनाव में नहीं दिखा पाए थे हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि वहां पर प्रियंका गांधी गई थी और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए थे। लेकिन आपको भी याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था तब भी प्रियंका गांधी वहां पर चुनाव की प्रभारी बनाई गई थी और एक इन्होंने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कितना बुरा कांग्रेस फ्लॉप हुई थी ये आपको भी पता है, लेकिन आपने जो बताया था कि बीजेपी की नीतियों से नाराज होकर जनता ने कांग्रेस को चुना है, इससे जो त्रिपाठी जी हैं बिल्कुल सहमत नहीं हो रहे हैं। तो क्या माना जाए कि जो त्रिपाठी जी अभी भी जो ये गलती ही मानी जाएगी, जिस प्रकार से जो सारी चीजें त्रिपाठी जी के सामने हैं उसके बावजूद आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं सही नहीं बोल रहे हैं, तो क्या माना जाए कि जो सत्ता मिल गई है हिमाचल प्रदेश में, तो आगे 2024 में चुनाव है तो उसमें कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से काम करेंगे, जो अपनी जो कमियां हैं उनको नहीं देखेंगे त्रिपाठी जी, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं 24 में देखने को मिलेगा इनको। त्रिपाठी जी, दीक्षित जी। संदीप जी देखिए, ये प्रवक्ता का धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, प्रवक्ता के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पे ये चीज मान लेंगे तो इनके धर्म का निर्वाह नहीं होगा। त्रिपाठी जी आएंगे, जवाब देंगे अभी, त्रिपाठी जी आएंगे अभी।
अपने प्रवक्ता के धर्म का निर्वाह करना निश्चित तौर पे, और अगर ये स्वीकार कर लेंगे पब्लिकली तो ये राष्ट्रीय नीति का इनका हनन हो जाएगा। लोग कहेंगे देखिए हम आपके प्रवक्ता ने मान लिया, लेकिन अंतरात्मा जानती है, देश जानता है, जनता जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। पूरे देश के इतिहास में आजादी के बाद से आज तक इतना खराब प्रदर्शन कांग्रेस का कभी नहीं रहा। उत्तर प्रदेश जो हृदय है। दीक्षित जी आपको रोकना चाहेंगे, वक्त की बहुत कमी है। आखिरी सवाल मेरा साहनी जी से रहेगा 30 सेकंड में। साहनी जी, 2024 में चुनाव है, इसको लेकर क्या कुछ आपकी पार्टी की तरफ तैयारियां की गई हैं? कितना मजबूती के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं हिमाचल में हार के बाद? 30 सेकंड में सवाल जवाब चाहेंगे आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में भी कहा, भारतीय जनता पार्टी हम लोग देश के लिए, इस पूरे देश के लिए, क्या पूरे राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी हार, हम लोग 2024 की तैयारियों में अभी से लग चुके हैं और मुझे पता है कि जितनी भी रणनीतियां कांग्रेस ने हिमाचल में कही हैं, आज ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुछ शब्द सुन रहा था जब वह अनाडेल में राहुल गांधी जी को रिसीव करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि लॉ बुक पढ़नी पड़ेगी, रूल बुक पढ़नी पड़ेगी, अधिकारियों से बैठना पड़ेगा, फिर उस पर हम देखते हैं कि क्या इसमें वक्त निकलेंगे। यही चीजें तो देखने वाली हैं कि व्हाट द कांग्रेस। चलिए साहनी जी, आपको रोकना चाहेंगे, वक्त की बहुत कमी है हमारे पास। साहनी जी आप जुड़े हमारे साथ, त्रिपाठी जी आप और दीक्षित जी आप, तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बना ली है और सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां के सीएम होंगे, लेकिन जो भी कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे वहां की जनता के लिए, हालांकि हमारे साथ त्रिपाठी जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि वहाँ की जनता को छत्तीसगढ़ का मॉडल दिखाया गया था और उसी पर वोट किया गया है। लेकिन दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, काफ़ी जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो सरकार बदली है, एक तो वहाँ की रीति थी सरकार बदलने की, दूसरी तरफ बीजेपी की कुछ नीतियाँ थी जिससे जनता काफ़ी नाराज़ थी और जनता के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि किसी पार्टी को चुना जाए। सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो मजबूती के साथ वहाँ पर खड़ी थी, इसलिए जनता ने कांग्रेस को अपना बहुमत दिया है और कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। अब देखना होगा कि जो चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने, सीएम तो बना लिया है, सरकार बना ली हिमाचल में, उन चुनौतियों से, उन वादों से कैसे निपटेंगे, जो वादे वहां पर कैसे लागू होंगे, जो जनता के फायदे गिनाए गए हैं वहां पर, क्या असल में जमीनी स्तर पर जनता को फायदे होंगे भी या नहीं, ये तो देखने वाला समय बताएगा। फिलहाल राष्ट्र धर्म में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।